हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक जो रहेगा बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग। अब समझेंगे लॉजिकल रीजनिंग क्या है, और इसमें एक टॉपिक आपका दिया मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग। पहले दोस्तों एक बार फिर से पूरा सिलेबस के एक टॉपिक बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना होता बार बार। पेपर 1। अब इसमें आपका टॉपिक जो होता है फर्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा आपका टॉपिक इसी में होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड आपका टॉपिक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग। फिफ्थ आपका जो टॉपिक होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट उसके बाद 6 टॉपिक आपका होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 7th आपका टॉपिक होता है द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। उसके बाद आपका 8 नंबर टॉपिक आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन। 9th आपका जो टॉपिक आएगा हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन। वैसे लास्ट टॉपिक था बट थोड़ा आगे पीछे हो गया, एजुकेशन सिस्टम। और आपका जो 10th है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ कर देता, लिख देता आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग। ये टोटल आपके पेपर 1 का है। अब पहले पेपर 1 का एक एक टॉपिक आपको अच्छे समझाएंगे, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन करके समझा देंगे। पहले क्या होता था, पुराना जो पैटर्न था 2019 से पहले, 2019 से जो पहले और बाद में, देखिए पहले क्या होता था, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते थे। और 2019 के बाद काफी चीजें चेंज हो गया। अब क्या पूछता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, कभी हो सकता 2 क्वेश्चन कर दे, हो सकता 7 क्वेश्चन कर दे। अब इनका कोई ऐसा नहीं है कि 5-5 क्वेश्चन मिलाकर 10 यूनिट है कि आपका 50 क्वेश्चन बनेगा। जो 50 इसमें क्वेश्चन बनते थे तो हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब इसने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। पता चला कम्युनिकेशन 7 क्वेश्चन दे दिया, रिसर्च से 2 ही क्वेश्चन लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड से 2 क्वेश्चन लिया, आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से पता चला 8 क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक यूनिट को अच्छे से तैयार करना है। और जब तक आपको हर एक यूनिट अच्छे से याद नहीं होगा तो आपके लिए काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये कैसे इसको हम बेहतर करें इन सब टॉपिक को, तो आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार किताब पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और जो कहीं से आपको वीडियो बेहतर मिलती है, जो आपको समझ में आती है, वहां से पढ़ाई करिए। ये बहुत जरूरी। अगर आपको बेहतर बनना है, कुछ करना है, तो आपको स्वयं ही जागना पड़ेगा, स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप मेच्योर हो चुके हैं भाई, एमकॉम किए होंगे, एमए किए होंगे, तभी तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम देंगे। आप तो बहुत से ये भी बोल दिया ग्रेजुएशन के बाद भी होती है, बट कोई बात नहीं, आप इतना समझदार तो हो जाते हैं। तो आप ये सभी टॉपिक क्या करना, अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी इसमें जो होता थ्योरिकल, जैसे अगर देखा जाए ये सब थ्योरिकल, ये भी थ्योरिकल, ये भी थ्योरिकल, ये आपका न्यूमेरिकल, प्लस आपका ये न्यूमेरिकल, आईसीटी आपका न्यूमेरिकल, और लॉजिकल रीजनिंग ये भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, ये भी थ्योरिकल ही है। 3 टॉपिक ऐसे जो आपका न्यूमेरिकल होती है, मैथमेटिक्स तरीके से होती है, डीआई हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये चीजें हैं। अब शुरू करते हैं। पहले आज का जो मैं टॉपिक आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे।
लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना होता है पहले एक एक करके समझाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है क्या? लॉजिकल मतलब तार्किक रूप से चीजों को जोड़ना, समझना। अब रीजनिंग इसके कई पार्ट में बांटा गया है। जब आप ये मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा चैप्टर कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, पजल सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, प्लस आपका सेटिंग अरेंजमेंट क्या है, बैठ की व्यवस्था जिसको बोलते हैं। देन उसके बाद आप डायरेक्शन क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी किसमें? लॉजिकल रीजनिंग में। लेकिन ये जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, लेकिन ये वाला जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है ये मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग है। लेकिन यहाँ पर जो हमने लॉजिकल रीजनिंग बात किया, इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा क्या क्या, जैसे आप पढ़ेंगे टॉपिक, इसमें आपका यहाँ पर ऐसे बोलो कि समझाएंगे आपको। स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। पहला टॉपिक क्या? स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन, ये शुरुआत में पहला टॉपिक होता है। फिर इससे में आपका इंक्लूड क्या क्या होता है टॉपिक देखिए। डेनोटेशन क्या है, कोडोनेशन क्या है, देन स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, फॉर्मल फैंसी क्या है, इनफॉर्मल फैंसी क्या है, ये सब टॉपिक मिलाकर के आपको पहला यूनिट इसमें बनता है आपका लॉजिकल रीजनिंग में। दूसरा टॉपिक इसमें आपका आएगा इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, अभी क्या है अभी सब बताएंगे। फिर तीसरा टॉपिक इसी में आपका इंक्लूड होता है इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। फिर फोर्थ आपका टॉपिक होता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब सोचिए इंडियन लॉजिकल रीजनिंग अभी जब पूरा आप पढ़ेंगे ये भी बताएंगे आपको। फिर आपका पांचवा टॉपिक इसी में आपका आता है परमाणा क्या है, और देन उसके बाद सिक्स टॉपिक आपका आता है इसी में टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है। बस इतना ही करके आपका टॉपिक होता है। अब एक एक करके पूरा लेक्चर ऐसे दे देते हैं, आपको बता देते हैं। पहले हमने बात किया स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट मीन्स होता है जैसे आप बात करते हैं, दो लोग बैठे हो आपस में बात करती हो, कोई व्यक्ति किसी चीज को देख करके अपना स्टेटमेंट देता, अपना कथन देता है। जैसे कैसे? कोई भी चीज है, पर्यावरण को लेकर के बोल सकता है, पॉलिटिकल को लेकर के बोल सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के बात कर सकता है, या कोई डोमेस्टिक चीजें पे बात कर सकता है, इकोनॉमिक्स पे बात कर सकता है। लेकिन वो टॉपिक है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट को लेकर के बात बोला कि आज मैंने काफी दिल्ली में या मुंबई में या गुजरात में किसी बड़े शहर में मान लीजिए जो देखता है, बोला कि भाई कल सुबह के टाइम 5:36 पे मैंने ये देखा कि मेरी खाट बहुत तेज हिलने लग गई और ऐसी आवाज आई जैसे लगा कि भूकंप आया था। अपना वो स्टेटमेंट दे दिया। अब दूसरा व्यक्ति बैठ कर उस पर आर्गुमेंट करना, हाँ भाई साहब बात तो सही है, मेरे भी खाट हिली थी लेकिन बहुत तेज सी आवाज हुई थी, ये कौन सा भूकंप होता है? बोला यही तो हुआ था। बोला ऐसा क्यों हुआ? तो अब जब किसी भी चीज पे आप बैठ कर स्टेटमेंट देते, उस पर आर्गुमेंट करते हैं और कंक्लूजन उसका निष्कर्ष से निकालते हैं, चाहे पॉजिटिव निकले या निगेटिव निष्कर्ष निकलता है। पॉजिटिव ये निकला कि चलो भाई कम से कम भूकंप आया लेकिन जनधन की नुकसान नहीं हुआ। अगर वहीं पर पता चला भूकंप आया अब जनधन के नुकसान हुआ, निगेटिव कंक्लूजन निकला। आप किसी भी चीज से जोड़ सकते हो। अब ऐसे बात करते हैं पॉलिटिकल को लेकर के। जैसे आप देखते होंगे अमेरिका में इस वक्त जो ट्रंप आए हुए हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं। अब इस वक्त अमेरिका और रूस का रिश्ता बेहतर बनने जा रहा है। अब इसी बीच में आपका यूक्रेन ये सोचता है ये क्या बात हो गई, कल तक तो रिश्ते हमारे साथ बड़े बेहतर कर रहे थे, यूरोप वाले हमारे साथ थे, अमेरिका हमारे साथ था, अब रूस के साथ क्यों? ऐसा तो गड़बड़ तो नहीं हो गया? हमें और रूस से भिड़वा दिया, बाकी जो मेरा हथियार सब कुछ खत्म हो गया, जितने मेरे पास रसल्स थे, जो भी वेपन्स थे सब खत्म हो गए। अब अमेरिका जाके रूस के साथ संबंध अच्छा क्यों कर रहा है? और एक समय था कि रूस की ऐसी हालात कर दिया कि अब जाकर के चाइना पे डिपेंड हुआ है। अब कोई व्यक्ति एक कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि क्या कारण है कि आजकल रूस और अमेरिका का संबंध अच्छा होते जा रहा है, तब एक कथन हो गया। अब उसे बैठ कर आर्गूमेंट शुरू हो गया। बात यह है अमेरिका चाहता है कि भाई पूरे दुनिया में मेरा जो कुर्सी है सबसे ऊंची हो, हमेशा मेरे डॉलर की कीमत अच्छी हो, लोग मेरे नीचे बैठे रहें, मैं हमेशा उच्च पे रहूं। इसलिए वो क्या करता, दो लोग को भिड़वाता है, और जब दो लोग भिड़ जाते हैं उनकी वेपन्स, उनके रसल्स, उनकी जितने सारी चीजें जब खत्म होता फिर उन्हीं को बेचता है। ये उसका बहुत बड़ा एक चाल होता है। जैसे साम दाम दंड भेद, इस प्रक्रियाओं से क्या करता है वो अपना काम करता है।
ऐसे भारत में लोग भी करते हैं, जाति धर्म मजहब के नाम पे एक दूसरे भिड़वाएंगे, अपने सत्ता बरकरार बनी रहे। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टेटमेंट है, यही चीजें होती है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने का मतलब ये नहीं रट्टा मारो, उसको भी प्रैक्टिकल सोचना करो, अप्लाई करके देखो। और जब यही आप अप्लाई करके देखते, इसी को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब होता है जब आप खुद से सोचते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते, उसको एनालिसिस करते, उससे पॉजिटिव ढूंढते, निगेटिव ढूंढते, यही आपके बेहतर नॉलेज, आपको सोचने की ताकत को बढ़ाती है। तो ये जो आप स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं, उस पर आर्गूमेंट करते हो, जब लास्ट में उसका कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकला कि अमेरिका अपने आप को पावरफुल बनना चाहता है। वो उसके पास एक ही बेसिक चीज क्या होता है, पैसा कमाने का हथियार, वेपन्स। वो वेपन्स बेचता, उसी से उसका अपना देश का जीडीपी चलता है। ये चीज है। अब जैसे दूसरा इसी कथन बन गया कि अमेरिका काफी, जितने भारत से लोग गए थे वहां पर रहने इमिग्रेशन के रूप में, अब उनको क्या कर, जो डायस्पोरा मीन्स होता है, उनको वापस कर रहा है, सबको हथकड़ी बांध के वापस कर रहा है। क्या ये मानवता के लिए ठीक है? लेकिन मानवता, भारत का बार बार कहेगा मानवता के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए लगेगा नहीं, हमें तो भाई यही ठीक है। हम ये एहसास कराएंगे कि दोबारा अमेरिका इसीलिए हथकड़ी लगा के भेज रहा है कि एहसास कराएगा कि कोई भी आएगा हम इस तरीके से उसको भेजेंगे। ये स्टेटमेंट हो गया। अब भारत की सरकार वहां जाकर के फिर डील करता, 500 का 200 400 इतना बिलियन का हम बिजनेस करेंगे। कारण है, कई चीज देखना पड़ता है। अब कोई पॉजिटिव सोचेगा, कोई निगेटिव सोचेगा। अब निगेटिव सोचने का तरीका, जैसा जिसके पास जैसा सोचने का तरीका वैसा सोचेगा, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालेगा। अब इसमें यही निष्कर्ष क्या निकलेगा कि भाई वहां से लोगों को ला करके वापस कर रहा है। ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, किसी ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, अमेरिका के लोग जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जितने इंजीनियर हैं, इससे अमेरिका की जीडीपी चलती है, उसके देश की आगे बढ़ती है। अगर वो लोग वापस आ गए तो, जैसे स्वदेशी मूवी एक आई थी शाहरुख खान की, लोग अगर अपने देश में वापसी कर ले तो अपना देश खुद आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ की सरकार अगर उसके बारे में सोचेगी तभी तो होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ लिया, सीख गया, अगर मैं अपने देश में अच्छे ज्ञान दूंगा, अपने देश के लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मेरे देश के लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अपना देश छोड़ पता दूसरे देश में पैसे के लालच में चला गया, एक तो पहले मैंने गलती किया, जिस देश में पढ़ा, जिस देश में पढ़ाई किया, जिस देश में सीखा, मैं इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके सिर्फ, तब तो मैं सेल्फिश हो गया, मैं अपने लिए। तो अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का एक ही मोटिव होता है, वो कभी कूड़ा कबाड़ा नहीं लाता, वो चाहता है प्रोडक्टिव माइंड। प्रोडक्टिव माइंड कहीं से पाएगा, उठा के अपने पास रख लेगा, उसको अपने देश की जीडीपी बढ़ाना है। अब भारत में क्या है, यही चीज को समझना चाहिए सरकार को भी, कि जब आप हर एक पॉइंट को एनालिसिस करते हैं, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन निकालते हैं, यही होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ऐसे में फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या, कि कोडोनेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। कोनोटेशन या डेनोटेशन क्या होता है, जब किसी भी चीज का एक आप मीनिंग निकालते हैं, कोनोटेशन किया, एक कोड में बात कर लिया। जैसे स्नैक है, स्नैक मतलब सांप। अब बार बार उसी सांप का आप अलग अलग मतलब निकालते, डेनोटेट करते अलग अलग तरीके से, कि रात में आप सोए थे, आपको पता चला सांप के सपने आ गए। अब आप भारत के जिस तरीके रिचुअल कॉन्सेप्ट है, यहाँ के लोग मान्यताएं हैं, जो भी अलग अलग लोग विश्वास करते हैं, कोई बोलेगा धन कुबेर की प्राप्ति है, हो सकता है आपके जीवन में कोई सर्प दोष था वो हट गया, या हो सकता है आपको महादेव की कृपा हो रही है, आपके जीवन बेहतर होने वाला है। जब आप अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं, वही डेनोटेट होता है। तो इसके होता है कोडोनेशन और डेनोटेशन। इसका क्या मतलब है, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर आपके देश में कुंभ के मेले में काफी लोग मर गए, या रेलवे स्टेशन, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे काफी लोग मर गए भगदड़ से। अब इसमें पता चला कोई अपना अपना लोग एक कोड निकालते हैं, डेनोटेट करते। कोई क्या बोलेगा कि भाई इतना भीड़ आने की क्या जरूरत थी, कोई बोलेगा एक ट्रेन क्यों नहीं ज्यादा चलवाते, कोई बोलेगा रेलवे स्टेशन छोटा था इसीलिए ज्यादा भीड़ आ गई, लोग रुक नहीं पाए, कोई बोले अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई रेलवे स्टेशन थी और जनसंख्या लाखों की भीड़ में आ गई। अब यही क्या कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपना अर्थ निकाल रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। कोई बोले कुंभ के मेले में जब जानते हैं कि भाई जनसंख्या इतना ज्यादा आ सकती है, आजकल इंटरनेट का जमाना, लोगों के पास जागरूकता फैल गई है, अवेयरनेस हो चुके, लोग पैसा कमाते, लोग जाएंगे एंजॉय करने, तो गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई। क्या जरूरत था वीआईपी का अलग कल्चर बनाने का और छोटे लोग का अलग कल्चर बनाने का, यहाँ तुम नहाओगे यहाँ वो नहाएंगे, एक ही घाट पे क्यों नहीं सब लोग नहाएंगे। अब इसको लेकर के लोग अपना अपना विचार देते हैं। यही सब चीजें क्या है, कोनोटेशन, डेनोटेशन। आप जब भी पढ़ाई करो तो उसको भी प्रैक्टिकल अप्लाई करके सोचना शुरू करो।
जिस दिन ये करना आप सीख गए, आपका यूपीएससी हो चाहे यूजीसी नेट हो, बड़े आसान तरीके से तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, अगला इसमें आता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मींस होता है, ऐसे होता है दोस्तों, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, हर एक चीज का जितना आप पढ़ाई करो उसको क्या करो दोस्तों, अप्लाई करके पढ़ाई करो। कभी भी पढ़ाई करो तो अप्लाई। अब ये ए ई आई ओ ये चार दे दिया, ए ई आई ओ, ठीक। अब इसमें आपको ये नहीं समझ में आता है ये क्या बनाया, इसके पीछे क्या रीजन, हमें क्या पढ़ना है भाई। ए का मतलब होता है पॉजिटिव, आई का मतलब होता है निगेटिव, आई इसका मतलब होता है पॉजिटिव, इसका मतलब होता है निगेटिव, ठीक। पॉजिटिव मीन्स जो एक दूसरे को पूरा करता हो, निगेटिव एक दूसरे से अलग है, और यहां पर भी अलग है। यहां पर पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा यहां सम की बात करेगा। इस तरीके का आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बेसिक आपको बताते हैं क्या है। स्क्वायर मतलब एक वर्ग बना दिया, अब इसमें एक लॉजिकल रीजनिंग निकालना। जिन्होंने अगर सिलोजिज्म या सिलोजिज्म जो चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन यहां बनता है। जैसे आपका स्टेटमेंट दे देगा कि ऑल बॉयज इज गुड, सभी बच्चे या सभी लड़के अच्छे हैं। दूसरा बोलेगा नो बॉयज इज नो गुड, कोई लड़के अच्छे नहीं हैं। तीसरा बोलेगा सम बॉयज इज गुड, कुछ बच्चे अच्छे हैं। अगला बोलेगा सम बॉयज इज नॉट गुड, कोई लड़के अच्छे नहीं हैं। इस तरीके का आप ऐसे बनाते स्टेटमेंट। लेकिन यह चीजें पूछता है ए और ई का रिश्ता क्या होगा, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, इनके बीच में रिश्ता बनता है कंट्रारिटरी। क्या बनता है, कंट्रारिटरी। दूसरा यही चीज नीचे आ जाओ, आई और ओ के बीच में, यहां भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव, बट ये सम पॉजिटिव है कुछ निगेटिव, मतलब ये भी निगेटिव, यहां क्या बनेगा, सब कंट्रारिटरी। फिर अगला होता है आपका ए और ऐसे क्रॉस करके जो रिश्ता बनेगा क्या होगा, इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन, एक दूसरे को विरोधाभास। और एक तीसरा बनता है ओ और आई से, और ए और आई से, ओ और ई से, और ए और आई से, इनका क्या रिश्ता बनेगा, इसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव। इस तरीके क्यों पूछा जाता है इसको समझो, बी प्रैक्टिकल समझो भाई। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति पूरब है और एक व्यक्ति पश्चिम है। एक व्यक्ति पूरब, जैसे आपने कभी मूवी देखा होगा, मैं बहुत मूवी देखता था और देखता हूँ, काफी चीजें सीखता भी हूँ, क्योंकि बड़े बड़े करोड़ों रुपया पैसे खर्च करते एक एक डायलॉग पे, एक एक चीजें रिसर्च करके लाते थे। आजकल की अब नहीं देखता, आजकल की बकवास है, सब नंगा पूंजी ये सब चलता है, सब नहीं देखता, क्योंकि ये समाज के लिए वो मूवी ठीक नहीं है। समाज के लिए बेहतर होना चाहिए, जो आपको अंदर से जगा दे, वो मूवी देखना चाहिए, कुछ ठीक ठाक आती है। अब इसको बताते हैं कैसे। एक व्यक्ति पूरब, जैसे आपने मूवी देखा होगा तिरंगा, इधर नाना पाटेकर साहब है, इधर राजकुमार साहब है, वो दोनों लोग बात करते हैं तो बोलते देखिए आप गर्म मैं नरम, तो एक दूसरे की जब मुलाकात नहीं होगी तो यह होगा विरोधाभास। तो विरोधाभास का मतलब क्या होगा, ए और ओ का। ये चीजें आपको ऐसे समझना। अगर मान लीजिए ए और ई का एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो कहेंगे भाई कंट्राडिक्टरी है, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक अलग जा रहा है तो एक अलग जा रहा है। तीसरा ए और, यहां पर पता चला ए और आई का, कुछ लोग होते हैं बैलेंस कर लेते हैं, ठीक भाई मैं भी आपकी बात थोड़ा सुन लेता हूं, आप मेरी बात सुन लो, तो बोलेंगे सब अल्टरनेटिव कर लेते, थोड़ा थोड़ा बात ही मान लेते हैं। यही चीज ई और ओ का, ठीक है आप भी निगेटिव है मैं भी निगेटिव हूं, मैं भी गलत चीज सोचता हूं, मैं भी, मेरा जो भी बिजनेस वगैरह है इलीगल तरीके से काम करता, आप भी इलीगल तरीके से काम करते हैं, तो ठीक है भाई दोनों मिलकर बैठ के बात करते हैं। देखते होंगे फिल्मों में, जब बाद में क्या होता है, दो अलग अलग लोग अलग अलग एरिया में दंगा फसाद करते हैं, ये भी दंगा फसाद करता है, जब पुलिस पीछे दोनों पड़ता है बाद में दोनों एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ई और वो वाली कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अब चलो हम सब अल्टरनेटिव कर लेते हैं, कुछ आप भी गलतियां किए कुछ हमने किया, आप दोनों लोग मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें, मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया कि ये क्या है, आप किसी भी चीज पे इसको लागू करके देख सकते हो। जहां पर दोनों, एक पुलिस और चोर, पुलिस और चोर का रिश्ता क्या होगा, कंट्रारिटरी। पुलिस क्या है भाई, वो रूल के अकॉर्डिंग बात करेगा, और चोर जो है रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो होगा क्या आपका कंट्रारिटरी। यही चीज आपका नीचे भी, वही चीज ऊपर भी, सब चीज मिला जुला के ही बनता है आपका। इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका अगला आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स क्या होता है, इंडक्टिव मीन्स क्या। अब इसको आप अप्लाई करके देखो। डिडक्टिव मीन्स होता है
जर्नल टू पर्टिकुलर और इंडक्टिव होता पर्टिकुलर टू जर्नल। अब ये समझना जर्नल टू पर्टिकुलर क्या है। जर्नल मीन्स होता है, जैसे आप देखते हो कि बहुत सी कोचिंग है, बहुत सी यूट्यूबर है, बहुत सी क्लासेस चलती है, तो इसको बोलेंगे तो सब चीज जर्नल सी बातें होंगी। जनरल सी बात मतलब हो गया, जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते थे तो आपके लिए पर्टिकुलर चीजें होती थी, विशेष चीजें लगती थी। जैसे आपके गांव या मोहल्ला में कोई प्रोफेसर बनता तो आपके लिए पर्टिकुलर सी बात लगती थी, अरे भाई इनके पास ये प्रोफेसर साहब हैं, इनके पास नॉलेज है, इनके पास डिग्री है, इन्होंने काफी मेहनत की है, यहाँ तक प्राप्त की है, तो आपको लगेगा ये पर्टिकुलर व्यक्ति। लेकिन पता चला उसी मोहल्ले में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग प्रोफेसर घूम रहे हैं, आपको लगे तो जनरल सी बात है भाई। जैसे आप बॉलीवुड चले जाओ तो आपको लगे यहाँ अक्षय कुमार घूम रहा है, यहाँ पता चला धर्म पाजी घूम रहे हैं, सनी देओल, आपको लगे तो जनरल सी बात। मैं रोज देखता हूँ कोई टमाटर खरीद, कोई धनिया खरीद रहा है, आपको लगेगा तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन वही व्यक्ति अगर पता चला यूपी बिहार किसी एक जिले में चले जाए, उनको लगे तो पर्टिकुलर बात है, आज मैंने देखा, आज चौराहे पाए तो भाई भगदड़ लगी, भीड़ लगी। ये सारी चीजें क्या है, जब किसी चीज के बारे में सब कुछ आप जानते हैं तो आपके लिए जनरल सी बात हो जाती है। जब वही बात आपको पता चला, पहली बार पता होती तो आपके लिए पर्टिकुलर लगती है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव में फर्क क्या होता है, यही चीज है, जब जनरल सी बात पर्टिकुलर बन जाए और पर्टिकुलर की बात जनरल बन जाए, यही चीज होती है आपके डिडक्टिव और इंडक्टिव। लेकिन जब आप डिडक्टिव पढ़ेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि ये डिडक्टिव है कि इंडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स जर्नल, जो सभी चीज के बारे में आप जानते हैं कि सब आपके गांव मोहल्ले में सब लोग प्रोफेसर लोग हैं, आपको पता चला ये क्या है, डिडक्टिव। और उसी में से जब पता चला सभी प्रोफेसर में से एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, भाई सभी प्रोफेसर हैं, तो किसी ने पूछा भाई पर्टिकुलर बताओ कि आप भी सोशल साइंस से पढ़े हो, ये इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, ये मैथ से पढ़े हैं, लेकिन भारत में या देश में या गांव में कोई आकस्मिक घटना घट गई। आप पूछेंगे प्रोफेसर साहब ये जो आजकल सोशल इश्यूज चल रहे हैं इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करो, समझाओ। पता चला 10 प्रोफेसर में से किसी एक ने उस चीज को आइडेंटिफाई किया, अच्छे तरीके से समझा दिया, तो हो जाता वो पर्टिकुलर। तो जर्नल्स में से जब कोई विशेष एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता तो होता वो पर्टिकुलर। ठीक, यही चीज होता ना कि जनरल टू पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। लेकिन ये चीजें कैसे बनेगा, इसमें आप और डीपली पढ़ेंगे कि साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है। साउंड मीन्स यही होता है कि जो चीजें आप विशेष करके किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ये साउंड है। अनसाउंड वो होता है जो चीजें आपके जीवन से लेना देना नहीं, बहुत कम लेना देना है। वैलिड जो आपके समाज को बेहतर बनाने के लिए एक वैलिड के रूप में काम करेगा। कि मान लीजिए बार बार ये समस्या क्रिएट होती है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को लेकर के कमेंट करना, एक दूसरे के लोग नीचा दिखाना, एक दूसरे को लेकर के आर्थिक बातें करना, कभी इक्वालिटी की बात ना करना, कभी इक्विटी की बात ना करना, हमेशा एक प्रकार से अनबैलेंसिंग बात करना, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, अनसाउंड और इनवैलिड, ये चीजें होती है। और जब सब चीज आपको लगेगी ये भी सही चीज है, ये भी सही चीज है, तो ये आपका होता है साउंड और वैलिड। जब ये दोनों चीजें आपके लिए अच्छी दिखती हैं, यही कहलाती है डिडक्टिव। अब ये चीज आप पलट दो दूसरे माध्यम इंडक्टिव में। इंडक्टिव में होता है पर्टिकुलर टू जर्नल। सारी चीजें जो आपने पढ़ा इसी चीज को आप पलट दो, जितना आपने डिडक्टिव अगर एक बार अच्छे समझ गए उसको पलट दो, उल्टा कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, इंडक्टिव। अब क्या होगा, इंडक्टिव कहता है पर्टिकुलर टू जर्नल, पर्टिकुलर टू जर्नल। अब पर्टिकुलर मतलब आप अपने गांव में हैं, ठीक है, आप अपने गांव में हैं, प्रधानी चुनाव होती है, गांव का जो आजकल लोग प्रधान चुनाव लड़ते हैं, अगर उसी में 100 लोग खड़े थे, जनरल सी बात, लेकिन पता चला एक व्यक्ति प्रधान बनता है, और वो जब एक प्रधान बनेगा पर्टिकुलर आएगा, लेकिन वो जब सभी पे नियम लागू करता है वो क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर टू जर्नल। जब पर्टिकुलर से आप जर्नल की तरफ चलते हैं तो बोला जाएगा आपका इंडक्टिव। लेकिन इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है। अब जैसे आपका कॉन्जेंट जो चीज एक प्रूफ हो, जो एक लीगल तरीके से दिखती हो, स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बात रखो, एक वैलिड बात करो, स्ट्रॉन्ग बात करो, अनस्ट्रॉन्ग वाली बात मत करो, जिसको समाज से लेना देना नहीं,
वो बातें रखो जो समाज को लेना देना है। तो जब ये पॉइंट आप रखते हैं, इसी बोला जाता है आपका इंडक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ इंडक्टिव। लेकिन इससे क्या मिला आपको, सीख क्या मिला पढ़ने के बाद? इससे यही मिलता है कि जब आप कोई विशेष से पर्टिकुलर जाते हैं, जब पर्टिकुलर से जनरल में जाते हैं, यही चीजें आपके जीवन का एक बेसिक आधार बनाता है। और जब ये चीज आपको एक आधार बनाता है तो आप चीजें सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, आप रिसर्च करते हैं, एक बेहतर आप रिसर्चर बनते हैं, एक आप आइडियोलॉजी, एक अच्छा क्रिएटर बनते हैं, एक अच्छा कंटेंट तैयार करने वाले बनते हैं। यही चीज आपको इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव इसीलिए पढ़ना चाहिए। कल आप प्रोफेसर बनेंगे तो आपको रट्टा मार के पढ़ाना नहीं है, आपको चीजों को समझ के पढ़ाना है। समझ के मतलब कोई बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। अब उसके दिमाग बहुत सी ऐसी चीजें होती है, अवसाद दिमाग में भरे होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। आजकल तो रिसोर्स बहुत ज्यादा, मल्टीपल रिसोर्स हैं, वो कहीं से कोई चीज टॉपिक पढ़ के आपसे पूछ सकता है। तो आप उसको जब तक भी प्रैक्टिकल नहीं समझाएंगे, बताएंगे बेटा ये चीज ऐसा होता है और ये चीज ऐसा होता है और इसी का इम्पैक्ट पड़ने की वजह से ऐसा चीज घटता है। चाहे सोशल इश्यूज हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे जियोग्राफिकल हो, चाहे एनवायरमेंट हो, किसी भी प्रकार का जो भी आपका चीजें एक्टिविटीज होती हैं, जब उसको आप इस तरीके से समझाएंगे तब जाके आपकी पढ़ाई काम आएगा, डिडक्टिव इंडक्टिव। इसलिए इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम क्या होता है, जो आप मैथ लगाते होंगे, यहां पर उसको मैं बता ही देता हूं दोस्तों। जैसे एक आप ट्रायंगल बनाओ ऐसे, और एक आप बनाओ सर्कल, और एक किसी बना दो आप आयत या वर्ग, जो भी ऐसे बना दो, ठीक है। अब इसको आप इवेल्युएट करोगे, मूल्यांकन करोगे। क्या मूल्यांकन? मान लिया ट्रायंगल को आप इंजीनियर नाम दे दिया, सर्कल को आप कोई प्रोफेसर नाम दे दिया, और स्क्वायर को आप पता चला डॉक्टर नाम दे दिया। अब इसको ए से डिनोट किया, इसको बी से डिनोट किया, इसको सी से किया, और एक वर्ड यहां पर आपने के रख दिया। तो पूछा जाएगा कि आप ऐसा कौन सा वर्ड है या कौन सा ऐसा लेटर है, अक्षर है, जो तीनों को डिनोट कर रहा होगा? तो आप बोलेंगे भाई के है। बस यही चीज का आपको इवेल्युएट करना है। अब इसी चीज के एक होता है आपका वर्ड बेस और एक आपका होता है नंबर बेस। नंबर बेस दे देगा क्या, इसी को कर देगा आपका 100, इसको कर देगा 150, इसको कर देगा आपका 150, ठीक। और यही बीच में आपको कोई लेटर लिख दिया, मान लीजिए 100। तो पूछेगा आप ये बताइए ये तीनों को जो कंबाइंड करके कितने लेटर या सॉरी कितने नंबर में इसको डिनोट किया गया, इवेल्युएट किया गया, एक कोडिंग तरीके समझाया गया। तो पूछेंगे भैया 500 नंबर रखा गया था, 500 में से जो 100 वाला हम बात करेंगे, तो अगर देखा जाए तो तीनों को डिनोट कर रहा है। तो आपका कभी लेटर बेस पे पूछेगा, कभी नंबर बेस पे पूछेगा, जो आप उसमें कैलकुलेट करेंगे, कभी जोड़ेंगे, कभी घटाएंगे, कभी परसेंटेज निकालेंगे। ये जो आपका चैप्टर क्लोज होता है, मतलब बताना चाहता हूं दोस्तों, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम, ठीक। अगला बात करते हैं नेक्स्ट, आपका 2 हो गया, 3 हो गया। कौन सा? स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, कोनोटेशन, डेनोटेशन, देन उसके बाद आपका इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, और तीसरा हमने बात किया इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में आप जब पढ़ेंगे इसमें क्या है, अगर जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उनको सब याद होगा, लेकिन अब चलिए क्या क्या इसमें 2 टॉपिक बेसिक होता है, एक होता ऑर्थोडॉक्स, एक होता हेथोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो गॉड या ईश्वर में बिलीव रखते हैं, ऐसे समझो, जो ईश्वर या गॉड या वेद में विश्वास रखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, और जो ईश्वर या गॉड में विश्वास नहीं रखते उसको बोलते हैं हेथोडॉक्स। अब ये चीजें है क्या, इसको समझाते हैं आपको। ऑर्थोडॉक्स वाले कौन होते हैं? जैसे जितने लोग ईश्वर को मानने वाले हैं। अब इसमें आप मान लीजिए हिंदुइज्म में आइए देखिए क्या क्या इनका टॉपिक आता है। गॉड आएगा, वेद आएगा, पुराण आएगा, उपनिषद आएगा, ये सारी जितनी भी चीजें, रामायण है, महाभारत है, ये सब किसके पार्ट आएंगे? बोलेंगे भाई ये तो ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं। दूसरा आपका अगला पूछता है हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स में आप कहेंगे नास्तिक लोग। नास्तिक लोग कहते हैं कि गलत है, लेकिन नास्तिक लोग को, नास्तिक मतलब होता क्या, लोग यही नहीं समझ पाते।
नास्तिक मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई चीज लिखा हूँ, ये दिख रहा है ना, जो प्रूफ के साथ बात करते हैं और जिसका कोई प्रूफ ना हो, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, तो भाई मैं कैसे उसको मानूं। अब कोई व्यक्ति अगर बीमार है मेरे सामने, उसको पता चला उसको तकलीफ हो रहा है, तो दिख रहा है ना तकलीफ। तो नास्तिक मतलब वो कहते हैं जो चीज हवा हवाई फालतू चीजें काल्पनिक दुनिया में हम नहीं जीते, हकीकत में जीना शुरू करो, क्योंकि आप हकीकत में हो, स्वर्ग और नर्क कोई नहीं देखा है, तो उसी चीज को क्या करते हो, नकारते हैं। नकारने की वजह से उनका नाम पड़ गया नास्तिक। तो इसमें कौन सा गलत है? आप खाना खाते हैं तो आप उसमें खाते हैं, भाई मैं खा रहा हूं, मैं लिखता हूं तो इसका मतलब ये दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मतलब आवाज जा रही है, सुनाई दे रही है। और जो चीज पता चला मैं कुछ भी नहीं किया, मैं बोल दूं नहीं मैं स्वर्ग में गया था, ब्रह्मा विष्णु से महल देख के आया, वहां पर सभी सुंदरियां नाच रही थी, डांस कर रही थी, नृत्य क्रिया कर रही थी। अगला पूछेगा भाई आप कैसे अकेले चले गए, जरा रास्ता मुझे बताओ, मुझे भी लेके चलो। अब मैं पता चला प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं, मैं बोलूंगा मान लो ना, मान लो ना। अरे कैसे मान लेगा भाई, जो चीज है नहीं, जो चीज हो ही नहीं सकता, मैं कैसे मान लूं। तो जब आप प्रूफ के साथ बात करते हैं, वही लोग होते हैं नास्तिक। वो काल्पनिक चीजों नहीं मानते, वो हकीकत की चीज को मानते। लेकिन यहीं पर आपका ऑर्थोडॉक्स वाले हैं, वो सब कुछ मानना शुरू कर देंगे, बोलेंगे देखिए उसके मर्जी से तो पेड़ का पत्ता नहीं हिलता जी, उसके मर्जी से तो आप खाना नहीं खा सकते जी, आप इसके वजह से ये नहीं कर सकते जी, सब ऊपर वाले कृपा है जी। तो जब सब कुछ ऊपर वाले कृपा, तो आप घर में बैठे रहो पलथी मार के, बाहर को जॉब करने जाते हो जी, सही कि नहीं है? यही चीज होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स ने इतना ज्यादा लोगों को बांध दिया, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट दिखा दिया, इंसान पूरे ब्रेन वॉश हो चुका है, जिसको बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। कम्युनिकेशन चैप्टर की बात है, आज इंसान उसी तरीके से बांध दिया गया है। अब जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो इसका मतलब इसीलिए पढ़ाया गया कि आप चीजों को समझो, ऑर्थोडॉक्स में क्या है, ठीक है, जो अच्छी चीजें ले लो, बाकी चीजों में क्यों डूबते हो भाई। नास्तिक पर जो चीजें अच्छी रख लो, बाकी चीजों में क्यों डूबते हो। अब इसमें ये आपका आएगा नास्तिक में, आप जब पढ़ेंगे हेथोडॉक्स में बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका। अब बुद्धिज्म मीन्स जो बुद्ध जी, इन्होंने अपना विचार दिया। बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो बुद्ध मतलब उससे पहले भी लाखों लोग, कितने लोग बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध मीन्स होता है कि भाई आप हकीकत को समझो, आप भी बुद्ध बन सकते हो, आप भी एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हो। एक चीज आपको बताते हैं, अभी आजकल क्या है ना, लोगों को जो कहते हैं मुक्ति क्या है, ऐसे समझो क्या लिखते हैं, काम, अर्थ, मोक्ष। ये जो आप सुनते होंगे ना कि अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। काम, अर्थ, मोक्ष, मुक्ति, ये जो आपने काफी वर्ड सुने होंगे। काम मतलब जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है। अगर आपके अंदर डिजायर नहीं होगी, इच्छा नहीं जगेगी, आपको भूख नहीं लगेगा, तो कैसे आप रोटी, भाई जब भूख लगती तभी तो आप रोटी ढूंढते हो, जब प्यास लगती तभी आप पानी ढूंढते हो। तो इसीलिए जो आपके अंदर जो डिजायर होती, जो इच्छा होती है, वो प्राप्त करना चाहती है, भौतिक चीजों में प्राप्त करना चाहती है। ये चीजें होती है आपकी, किसको बोलते हैं, काम। काम मतलब इच्छा। अब पता चला इतना ज्यादा आप काम में डूब जाओ, घर बनाए जा रहे हो, कोचिंग खोले जा रहे हो, अच्छी बात है, तरक्की खूब करो, देश को और आगे बढ़ाओ। लेकिन इतना ज्यादा डूब गए हो कि उसके अलावा आपका परिवार छूट गया, आपके रिश्तेदार छूट गए, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो यही कहते हैं, काम जो आपकी इच्छा जगती है उतना ही प्राप्त करो जितनी जरूरत है। मैं ये भी नहीं कहते कि एकदम कम खत्म कर दो, करो। दूसरा, मुक्ति। मुक्ति मीन्स होता है ये नहीं कि यहां मर जाओगे जाके स्वर्ग में आपको मिलेगा, कोई ऐसा सीट खाली है कि आपको मिल जाएगा। मुक्ति मतलब होती अपनी डिजायर को उतनी रखो जितनी आपकी जरूरत है, मुक्त हो जाना। जैसे इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्ट गुण। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जैसे जैसे आप एक रोटी खाते हैं, फिर दूसरी रोटी कंज्यूम करते हैं, तीसरी रोटी जब आप कंज्यूम करते हैं, पहली रोटी जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है,
दूसरी रोटी जैसे खाते थोड़ा सा कम महसूस होता, तीसरे में और कम, चौथे में, पांचवें में जाके आप एक सेटिस्फाइड हो जाते, एक संतुष्ट हो जाते, एक मुक्त हो जाते हैं। ये शब्द था, ना कि आपको यहां से मर करके वहां जाके आपको स्वर्ग मिलेगा, बकवास होता है। ये मुक्त मतलब जो आप न ज्यादा आर्थिक रूप में ज्यादा परेशान रहो, न राजनीतिक चीजों में परेशान रहो, न इतना ज्यादा यूजीसी नेट में डूब जाओ कि सब कुछ भूल जाओ, खाना दाना पागल हो जाओ, उतने करो जितनी उसकी जरूरत है। ये होता था मुक्ति। तो आपका जो होता ना अर्थ है, काम है, मुक्ति, यही चीज आपको बताना चाह रहा था। और इसको लोगों ने एक भ्रम में पाल दिया, ऑर्थोडॉक्स में जोड़ दिया। लेकिन यही हेथोडॉक्स यही चीज वो कहता है कि भाई लोगों ने हर एक चीज को क्यों छेड़खानी गलत शब्दों से कर दिया। तो हेथोडॉक्स यही कहते थे कि बुद्ध मतलब आप अपने आप को समझो। जिस दिन आप अपने आप को समझ गए तो आपका यही एनलाइटमेंट है, यही जो ज्ञान है, यही आपको आगे ले जाएगा। जब आप बरगद बनोगे तभी किसी को छांव दे पाओगे, बरगद नहीं बनोगे तो कहां से छांव दे पाओगे। वो भी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। तो इनमें आप जब पढ़ेंगे हीनयान क्या है, महायान क्या है, नवयान क्या है, वज्रयान क्या है, ये काफी कॉन्सेप्ट आपको मिलता होगा। अब हीनयान मीन्स क्या होता था दोस्तों, पहले जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको ज्ञान दिया, अब अगर मेरी ज्ञान, मेरी विचार, मेरी सोच आप पे नहीं बैठती है तो उसको आप डिनाई कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा मानो इसको, आप उसको भी प्रैक्टिकल करके अप्लाई करके देखो कि वास्तव में जो शब्द है, जो चीज है, इसको मैं अप्लाई करके देखता हूं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका लॉस होता है। अगर बेनिफिट है तो अपना लो, लॉस होता है रिजेक्ट करो, मत मानो। वो यही चीज कहते हैं, ना कि जबरदस्ती मानो ही मानो कि लकीर के फकीर बना दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, तर्क है, बिता उस पर आप विचार करिए। ये कहते थे हीनयान कॉन्सेप्ट। दूसरा, यहीं पर लोगों और भी लगा नहीं अभी बहुत सी ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब क्या करें, गुरु जी का ज्ञान पा गए। अगर गुरु जी की मूर्ति लाके घर में रख ले तो अब लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे यही महायान का रूप एक बड़ा शाखा बनाने लग गए। गुरु जी की लाके मूर्ति घर में रख ली, अब वहीं बैठ के अपना अगरबत्ती धूप ये सब करने लगे। अब गुरु जी वही सोच रहे होंगे कि भाई इन लोगों के लिए मैंने क्या बना के दिया था, ये लोग क्या कर रहे हैं। चलो यहाँ तक ठीक था। अब क्या आया, गुरु जी के ही नाम पे पता नींबू कट रहा है, सिंदूर चढ़ाया जा रहा है, वहां पर जायफल काटा जा रहा है, लौंग चढ़ाया जा रहा है। ये पता चला वज्रयान घुस गया, जादू टोना शुरू हो गया। ये जो इनका ब्रांच देखेंगे ना कि हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान आया। नवयान कॉन्सेप्ट बी आर अम्बेडकर साहब जी ने दिया। उन्होंने जब लगा कि अपने समुदाय को लेकर के वो अनटचबिलिटी, छुआछूत को लेकर के उन्होंने देखा, 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, कभी आप लोग पढ़िएगा उनकी 22 प्रतिज्ञाएं। उन्होंने देखी काफी चीजें, सोचा कि भाई समाज में जिनको दलित बोलते हैं, इन लोगों के लिए उनको लगा कि भाई साहब इस देश में जब उन व्यक्ति के लिए मंदिर में प्रवेश करना मतलब एक प्रकार से गलत मानते हैं और अछूत मानते हैं, तो उनको लगा कि कोई ऐसा हमारा भी धर्म हो या कोई विचारधारा होनी चाहिए। तो उन लोग को लेकर के पहले एक बार आप पढ़िएगा उनके बारे में। मेरे पास एक किताब होगी, यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों, ये रहा, मैंने इसको पढ़ा, एलिएशन ऑफ कास्ट। इसको आप एक बार पढ़िएगा, ज्यादा नहीं, 195 रुपये की आती है, आप लाइएगा एक बार पढ़िएगा तो काफी चीजें आप सीखेंगे। अब ये देखिए, जो मैंने प्रूफ के साथ बात किया, यही चीज है प्रूफ। तो ये चीज अब इन्होंने क्या किया, उन लोगों को लेकर के एक नवयान, एक नई ब्रांच बनाया कि इनके लिए नया उद्धार होगा, नया जीवन होगा, कम से कम अंध में नहीं फंसेंगे, पाखंडी में नहीं फंसेंगे, गलत चीजों पर नहीं जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, दिमाग खुलेगा, सोच बढ़ेगा, कम से कम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए तो दोस्तों, हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान। नेक्स्ट अपना अगला बात होती है आपका जैनिज्म। जैनिज्म यही कहते हैं, यहाँ पर महावीर की बात आती है, 14वें तीर्थंकर गुरु जी, काफी लोग इसमें शामिल थे, आप सुनिए। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, यहाँ पर इनकी ब्रांच, ये भी इसी से जुड़े हुए ब्रांच होती हैं, बट इनमें काफी चीजें बड़ी तार्किक के साथ साथ बहुत डीपली इनमें बात करना शुरू कर दिए कि लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। खेती करते थे, पता चला कीड़े मर गए तो बोले अब खेती नहीं करेंगे। लहसुन इसलिए नहीं खाएंगे, काम उत्तेजना बढ़ाती है, तामसिक भोजन होती है, विचार हमारी कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट माइंड नहीं होता है, इच्छाएं भटकती हैं। तो काफी चीजें इन्होंने अपनी डिजायर पे काफी कंट्रोल करना शुरू कर दिए, अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर दिए।
इसलिए देखते होंगे जब जैनिज्म में कोई जब उनको डेड होता है तो एक हफ्ता पहले वो अपना खाना दाना सब छोड़ देते हैं, बोले भाई अब खाना ना नहीं खाएंगे, पानी तक नहीं पिएंगे, अब नेचुरल प्रोसेस से मरेंगे। तो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, कभी उनके बारे में भी आप जानकारी रखिए। इनमें बेसिक दो ब्रांच आता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वो होते थे जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और मास्क लगा के घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं श्वेतांबर। और दूसरे होते हैं आपके दिगंबर। दिगंबर मीन्स जैसे दिग अंबर मतलब आकाश खुली है, तो उसी प्रकार से वो कहते हैं हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे, नागा बाबा लोग होते हैं। आप चले जाए कुंभ के मेला में, वो लोग मिलेंगे आपको, तो नागा बाबा लोग आपको मिलेंगे, वो कहते हैं हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, हमें नेचुरल तरीके से रहना, जो नेचर है उसी की गोद में रहेंगे, चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, किसी प्रकार का जो भी चीज़ें होती है उसको सहन करेंगे। तो उनका अपना अलग ब्रांच है, ठीक है, इसमें इनके बारे में भी जानकारी रख लेना चाहिए। अगला बात करते हैं, दूसरा आपको होता है चारवाक। चारवाक कहते हैं कि देखिए अगर आपको, महर्षि करके व्यक्ति उन्होंने कहा कि जीवन में अगर आप एक बार जन्म मिला है, जो भी है, बार बार जन्म नहीं होता, ये सब बकवास है। 7 जन्म पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है दोस्तों पता है? जैसे आप रात को खाना खाए सो गए तो आप एक मृत समान है, सुबह आप उठ जाते तो समझो आपका जन्म ही तो होता है, इसी को ही पुनर्जन्म बोला जाता है। ना कि यहाँ रोज आपका जन्म होगा, मरोगे फिर किसी घर में जन्म लोगे, फिर दूसरे घर में जन्म। ये जो चक्रीय जो व्यवस्था लोग बनाए, ये सब आपको ब्रेन वॉश किया गया है, सब ब्रेन वॉश किया गया। किसी को नहीं पता हम क्या थे, कुछ नहीं थे कि भाई बताइए, नेचर सब कुछ बनाया है बैलेंस करने के लिए। 2 मिनट नहीं लगेगा, नेचर हल्का सा ऐसे हिला दे, सब भूकंप में चले जाए, खत्म कहानी। क्या करोगे? क्या फिर सबको जन्म होगा? कौन देखेगा बैठ के? कौन सबूत इकट्ठा करेगा? कोई कर सकता है? यही चीज है। अब इसमें क्या होता है, तो चारवाक कहते हैं कि अगर आपको घी पीना है या कुछ भी खाना, तृणम घृतम पीबते, आपको आज अगर जीना तो आज में जीना शुरू करिए, कल के लिए इकट्ठा मत करिए कि 4 साल पहले के लिए राशन इकट्ठा कर लो, नमक भर डालो, गैस भर डालो, तेल भर डालो, ये कर डालो, और कुछ पैसे जनरेट इकट्ठा करके रख लो। बोले कल का कोई भरोसा नहीं, आज क्यों नहीं जीना शुरू करो? तो बोलते हैं आज चाहे आप किसी सुधार लेके खाना पीना पड़े, खा लो, ऋणम घृतम पीबते, ऋण लेके घी पीना पड़े तो पी लो। वो ये बात कहते हैं कि आज में जीना शुरू करो, कल के चक्कर में मत फंसो। दूसरा इसी में अगला बात आता है आजीविका। आजीविका ये कहते हैं कि अगर आपके जीवन में, आपके डेस्टिनी में, आपकी मंजिल में, आपके जो भी लक्ष्य होगा वो आपको मिलेगा। अगर आपको IITN बनना है बन जाओगे, साधु बनना है तो बन ही जाओगे। आपके जीवन में कोई अगर आने वाली होगी तो आएगी, कोई जाने वाली होगी तो चली जाएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। आपको गरीब बनना हो तो बन जाओगे। पता चला आप करोड़पति आज है, अगले दिन आपको फैक्ट्री में आग लग गई, फिर उस फैक्ट्री बनाने में फिर लगा, फिर फैक्ट्री में आग लग गई, आपको दोनों किडनी फेल हो गया, पता चला खरबों रुपया लग रहा, किडनी नहीं मिल रहा, जितना जीवन में सारा पैसा कमाया लगा दिया, आप गरीब बन गए, रोड पे आ गए। तो आपको भिखारी बनना होगा तो बन जाओगे, अमीर बनना होगा तो बन जाओगे। ये बोलते थे आजीविका। तो 4 इनका जो बेसिक ब्रांच हमने कहा नास्तिकता में, हेटेरोडॉक्स में बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और आजीविका। और ऑर्थोडॉक्स में यही है, रामायण, महाभारत, 4 वेद, 18 पुराण, जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में बात करते रहते हैं कि विष्णु पुराण में ये लिखा है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है, समुद्र पुराण में ये लिखा है, हस्तरेखा हम देख के ऐसे बता सकते हैं। भैया जिनको विश्वास हो अपना माने, मैं किसी को नहीं आस्था वास्ता बोलता हूँ, जिनको जो बेहतर लगे वो करें। बट इसका पढ़ाने का मकसद यही था, आप हकीकत को समझें, आप काल्पनिक मत जिए। स्ट्रेस, तनाव आपको दूर करना तो आप मेडिटेशन से करेंगे, या आपके पास जो कोई करीब व्यक्ति होगा, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, जब आप शाम को ऑफिस से आते हैं उनसे बात करते हैं तो आपका मन हल्का क्यों महसूस होता? क्योंकि आपके दिमाग में जितना अवसाद भरा होता है वो सब आप बोल करके निकाल देते हैं। इसलिए लोग मंदिर जाते थे, वहां भी बड़बड़ 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 करते हैं, बोल देते हैं, तो उनका मन हल्का हो जाता है, कहेंगे बड़ा पॉजिटिव वायु आया। वायु कुछ नहीं, आपके अंदर सब कुछ विद्यमान है। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमने बात किया इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं परमाणु। परमाणु मीन्स होता है किसी भी चीज का प्रमाण होना, प्रत्यक्ष होना। अब इसमें आप पढ़ेंगे परमाणु में प्रत्यक्ष, शब्द, अनुपलब्धि, उपमाना, अर्थपटी। अभी क्या क्या चीज है, पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स जिसका साक्ष्य हो, जिसका प्रमाण हो, जिसके आधार पे आप बात करेंगे। जब मेरे पास पेन है, ठीक है, पेन है, ये प्रत्यक्ष रूप से है।
कोई व्यक्ति किसी का कत्ल किया है, किसी का मर्डर किया, जो भी है, या किसी ने इलीगल तरीके से कोई धंधा चलाया, उसको आपने पता चला ये व्यक्ति देखो इसने किया है, ये चीजें प्रमाण है, यही आपका प्रमाण, जिसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। शब्दा मीन्स होता है जो आप लिख करके या बोल करके जो चीजें प्रूफ करते हो, वो शब्दा हो गया। उपमाना हो गया, किसी से किसी का तुलना कर करके। अब तुलना क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम, यही ड्रेस, यही कपड़ा, यही वॉइस, यही आवाज, एकदम एक दूसरे कॉपी दिख रहे थे, उपमाना हो गया। अर्थापट्टी, किसी भी चीज का अर्थ निकाल रहे हैं, उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, बैठ करके डिनोट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, तो ये चीज आपका होता है अर्थापट्टी। बस ये सब है दोस्तों। अनुपलब्धि, जिसका कोई प्रेजेंट ना हो, जो उपलब्ध ना हो, अनुपलब्धि। बस अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनुमाना। एक होता आपका अनुमाना, अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड। अब अगला टॉपिक आपका अनुमाना। अनुमाना मीन्स किसी चीज का अनुमान लगाना। आकाश में बादल छाया, आपने अनुमान लगाया बरसात होगी। ठंड हवा चली, इसका मतलब है कहीं बारिश हुई है। या गर्म हवा चली, इसका मतलब क्या है, गर्मी का दिन आ गया, हो सकता तूफान आया है, इसलिए गर्म हवा आ गई। तो ये सारी चीजें क्या है, जब आप किसी चीज को देख करके बात करते, किसी चीज को सुन करके बात करते, जब किसी चीज का अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालते, जब किसी चीज का कंपेयर करते हैं, ये सब पॉइंट आपको कौन कहता है, प्रमाण। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनुमाना। टाइप्स ऑफ अनुमाना में बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 2 पार्ट है। एक आपका होता है हेत्वाभास, दूसरा होता है व्याप्ति। हेत्वाभास मीन्स होता है चेकिंग बाय द मिस्टेक, आप गलतियों को ढूंढेंगे। जैसे बहुत सी गलतियां होती लाइफ में कि मान लीजिए मैंने कोई वर्ड बोला बाय मिस्टेक है, तो आप कहेंगे माइनर गलती है, कोई कहेगा मेजर गलती है। तो जिसमें आप पढ़ेंगे माइनर क्या है, मेजर क्या है। तो माइनर मीन्स छोटी सी गलती है, मेजर है। तो ये जो आप पढ़ेंगे हेत्वाभास, तो हेत्वाभास में कई प्रकार आएंगे। कौन सा, बधित क्या है, अबधित क्या है, विरुद्ध क्या है, शतप्रति पक्ष क्या है। अब उसमें आप बोलेंगे बधित मतलब जो चीज जुड़ी हुई दिख रही है, कि ये व्यक्ति कहते हैं ये भी चोर है, ये भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई, ये क्या है, बधित है। अबधित, एक चोर है, एक सिपाही है, अबधित, इन दोनों जोड़ा नहीं जा सकता, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। शत प्रतिपक्ष 100% पूरा प्रूफ के साथ बात हो रहा है, मैंने गलती ढूंढ लिया, 100% यही व्यक्ति है, शत प्रतिपक्ष। तो आप जब बधित, अबधित, शत प्रतिपक्ष, ये सारी चीजें आप बात करते हैं, इसको बोलते हैं हेत्वाभास। अगला होता व्याप्ति। व्याप्ति मीन्स होता जो चीज किसी में लिप्त है। लिप्त मीन्स अब जैसे मान लीजिए पानी गर्म है, तो पानी गर्म है तो मतलब उसमें हीटेड है, उसमें हॉटनेस है, गर्माहट है, इसीलिए क्या है, इसमें गर्मी है, तो उसको बोलेंगे व्याप्त है। पानी ठंडा है तो कहेंगे पानी ठंडा, इसमें मतलब कोल्ड है, इसमें मतलब इसकी टेम्परेचर कम, इसमें टेम्परेचर लो है, तो व्याप्त है। यही चीज बोलते हैं इसको व्याप्ति। तो आप उसको पढ़ने के बाद क्या करते, जीवन में हर एक जगह आप चीज अप्लाई करके देखिए। तो मैंने दोस्तों एक समझ तरीके से सभी टॉपिक पे बात कर लिया। आपका कौन सा, लॉजिकल रीजनिंग। तो हाँ, उसमें आपका माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म, ये 3 पॉइंट याद रखना कि माइनर टर्म कब होगा, मिडिल टर्म कब होगा, मेजर टर्म कब होगा। माइनर मीन्स जब आप पहली छोटी सी बात पकड़ते हैं, और मिडिल टर्म जिसमें दोनों में दिखता है, कहाँ यहाँ भी गलती यहाँ भी गलती है, और मेजर टर्म में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की बात करता है। अच्छा दोस्तों, तो आज इतना ही है, बाकी अब लास्ट में एक बार एक बता देते हैं जो आपको टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक को बार बार क्या करिए, रटिए मत, उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने सभी चीजें बताता जाता हूं, उसको आप समझने का प्रयास करिए। तो यहां से क्या होता है, आपको जो टॉपिक होता है, क्वेश्चन कहां से पूछता है, तो सभी में से पूछ सकता है। मैं नहीं कह सकता कि यहां से पूछेगा कि यहां से नहीं, वो कहीं से भी पूछ सकता है, आपको इतना याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आप यही बात करते हैं, टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रिहेंशन, आईसीटी, द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो आपका टॉपिक है दोस्तों, टीचिंग। और देखिए टीचिंग मीन्स होता है जो आपकी पर्सनालिटी को और निखार लाए, और जब आप बेहतर बात करेंगे और अच्छे कंटेंट यूज करेंगे, अच्छे अच्छे, जैसे अभी एक बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि बॉलीवुड और ट्रॉलीवुड, ऐसे बात समझो, पर्सनालिटी से ज्यादा है, कंटेंट से ज्यादा है। जैसे लोग कहते हैं आजकल बॉलीवुड का एक प्रकार से डिवेल्युएट होता है, और आप पता चला टॉलीवुड का, साउथ का, उनका इवेल्युएट होता है, अर्थात तो पॉजिटिव में जा रही है, निगेटिव में क्यों, कारण क्या है। कभी भी कि पता चला डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन गया,
ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, मोनार्किकल सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ये चीजें और लोग को मौका नहीं देती। जब तक एक अलग फील्ड का व्यक्ति नहीं आता, अलग अलग क्षेत्र के लोग नहीं, पहले बॉलीवुड में क्या होता था, लोग अलग अलग एरिया से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई पंजाब से, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते थे, संघर्ष करते थे 5 साल 10 साल, वो पक जाते थे, वो जीवन के एक एक्टिंग वही सीख लेते थे। आजकल क्या है, 3 महीना कोर्स कर लो, एक्टिंग सीख जाओ। अरे एक्टिंग थोड़ी होती है ऐसे, यही चीज आपका टीचिंग का पर्सनालिटी है। हाँ, उसके बाद आप साउथ में देखो, साउथ में इसीलिए है, लोगों को सबको वहां पर वैल्यू करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। कोई अमीरी गरीबी बात नहीं, वहां पता चला एक्टर है, जमीन पे बैठा रहेगा, वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से बात करेगा, दिखावा कुछ नहीं है। और दिखावा इंसान को डुबा दिया, खत्म कर दिया। अब हमें पता चला रोज नए नए शर्ट पहन के आओ, ये कर वो कर, ये बकवास है। जो हकीकत वही रहो ना, तुम्हारे नॉलेज को लोग रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हारे कपड़े और ड्रेस को नहीं। लेकिन लोगों को लगता नहीं कपड़े ही सब कुछ होता है। अरे भैया, बगुले को हंस बना दोगे ना तो दूध पानी को फर्क नहीं कर पाएगा। तो अब बगुला अगर बना है तो बगुले में रहो, हंस बनने का प्रयास ना करो। तो यह टीचिंग क्या करती है, आपकी पर्सनालिटी को और निखार लाती है। रिसर्च क्या करती है, नई चीज का आविष्कार करना सिखाएगी। ये टॉपिक इसलिए पढ़ना है। कम्युनिकेशन इसलिए है कि भाई चीजों को आप समझो, कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे डिकोड करना, कैसे इनकोड करना है, ये भी चीजें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग इसलिए आपको पढ़ना है, कम से कम जोड़ घटाव गुणा भाग परसेंटेज आना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग इसलिए पढ़ना है आज इसमें, क्योंकि भाई आप कल के लिए मान लीजिए कोई प्रोजेक्टर पे काम कर रहे हैं, आप अपना एक पीडीएफ बनाते हैं, उसको अपना कोड के रूप में फाइल रखेंगे। कल प्रोजेक्टर पे आपको पीपीटी बना के आपको स्लाइड करके एक एक समझाना है, तो लॉजिकल रीजनिंग की टॉपिक काम करेगा। लॉजिकल रीजनिंग से याद आया कि आप सुने होंगे जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ 2001 में, 2001 में हुआ था, तो उसमें काफी कोडिंग वर्ड था। उस कोडिंग वर्ड को एक ग्रेजुएशन का बच्चा जो पढ़ाई लिखाई करके गांव का था, उसने इस कोड को तोड़ा था। काफी इस चीज को याद रखना। तो पढ़ाई कहीं भी काम आ सकती है आपके जीवन में, लेकिन उसको जब आप डीप कर डीपली पढ़ेंगे, इंजॉय, पढ़ाई हमेशा इंजॉय करके पढ़ना चाहिए दोस्तों। उसके साथ शब्दों के साथ खेलो, इंजॉय करो, उसमें डूबो मत। आजकल क्या हो गया, पढ़ाई, मैं तो कहता अगर आपके अच्छे दोस्त कोई 2-4 हो, उनके साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन, अच्छे, वो टाइम पास नहीं, उनके साथ बैठो, डिस्कशन करो एक एक टॉपिक पे, तो उससे आपके अंदर एक पर्सनालिटी अलग निखार आती है। दिन भर आप किताब लेके बैठे हो और रट्टा मार रहे हो, ब्रेन क्या करती है, सिर्फ 45 मिनट तक एक्टिव होता है, फिर धीरे धीरे डीएक्टिव होता है, फिर आपको 10-15 मिनट बाद फिर एक्टिव होता है। इसलिए बीच बीच पे 45 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, जैसे बात कर लो, कुछ खा लो, थोड़ा टहल लो, फिर बैठ के पढ़ो। लेकिन मैंने देखा लोग बैठे हैं, किताब खुला है, आप पढ़ते नहीं हो, दिमाग को थकाते हो, और जब आप दिमाग थकाते हो तो याद कुछ नहीं होता। पढ़ाई को भी प्रैक्टिकल पढ़ना शुरू करो, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो इसी को, जैसे मैंने आज एक एक चीज बताया, ऐसे आपको रोज अब एक एक वीडियो मिलता रहेगा। और यूपीएससी का क्लास में अभी नहीं कर सकता, यूपीएससी वालों के लिए मैं क्या है दोस्तों, उसकी काफी ब्रॉड लेवल तक क्लास मांगती है, उससे बहुत टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास कभी काफी लोग है नहीं काम करने वाले। मैं जिस दिन उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो आपको भी चीजें प्रोवाइड करूंगा, और लेकिन करूंगा, यूपीएससी का भी पढ़ाऊंगा, जैसे मेंस कैसे लिखा जाता है, पीटी तैयारी कैसे की जाती है, ये जरूर। मैं प्री मेंस और मैं इंटरव्यू तक अभी मेरा हुआ नहीं है, बाकी कोई बात, जहां तक मैं पहुंचा वो चीजें आपको बताऊंगा, कैसे पीटी लिखना है, कैसे मेंस लिखना है, पीटी तैयारी कैसे करना है, और जो ये पहले यूजीसी नेट का है, यही सारी चीजें होती हैं। यूजीसी नेट की कैसे तैयारी करनी है तो आपको बताता रहूंगा। अभी हाँ, जो रिजल्ट नहीं आया है, इस जो जिन्होंने पेपर दिए थे, अभी भी रिजल्ट नहीं आया, आ जाएगा, परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। इनका सिस्टम है क्या कि ये चलता रहेगा, निगेटिव मत रहिए, लाइफ है, चलता रहता है। मौसम बदल रहा है, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी फीवर आता है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे भी हो गया था, मैं तो कहूँगा दोस्तों, आप लोग एक चिरैता की वो पियो, अगर वो कोई ना पी सके, हल्दी और दूध, हल्दी दूध उबालो बढ़िया से, शाम को खाना खाने के बाद 1 कप बढ़िया से पियो, आपकी पूरी बॉडी में जो होता है, जो भी पेन होगा, जो भी दर्द खींच लेता है। बहुत बढ़िया दवा है, मेडिसिन। अच्छा, कच्ची हल्दी लाओ, उसको कूटो और दूध में पकाओ, आधा लीटर दूध में उबाल डालो बढ़िया से,
आधा लीटर दूध मतलब 500 ग्राम है तो कम से कम वो 400 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम जल जाने दो, उसके बाद उसको पियो आप। आपकी पूरी बॉडी के जितना पेन होगा सब खींच लेगा। हाँ, जिनका अगर बीपी हाई है तो उनको कम देना, और जिनका बीपी लो हो तो उनके लिए अच्छा काम करता है। पता चला मैं बोल दिया, अगला कोई व्यक्ति पी लिया। जिनका बीपी हाई है उनको कम देना, गर्म होता है हल्दी। तो आज इतना ही दोस्तों, काफ़ी छोटी चीज़ें, चलो ठीक है, मेडिसिन में बता दिया, बट अच्छी चीज़ है। मौसम चेंज हो रहा है दोस्तों, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।